Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 9, the Delhi Sultanate. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा हम लोग यहाँ तक पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं. हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे स्लेव डायनेस्टी से. ठीक है, द स्लेव डायनेस्टी. तो बेटा जो स्लेव डायनेस्टी थी इसके फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक. स्लेव डायनेस्टी ने रूल किया 84 ईयर्स. कितने ईयर रूल किया स्लेव डायनेस्टी ने? 84 ईयर रूल किया. कब स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत होती है? 1206. कब खत्म होती है स्लेव डायनेस्टी? 1290. तो 1206 से 1290 तक 84 साल रूल करती है स्लेव डायनेस्टी, जिसके फाउंडर होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक. बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक जब दिल्ली के सुल्तान नहीं भी बने थे, उसके पहले भी एक बहुत बड़े एरिया पे जितने भी रिवोल्ट हो रहे थे, रिबेलियन हो रहे थे, उन्हें क्रश करने का काम, उन्हें ख़त्म करने का काम कुतुबुद्दीन ऐबक कर रहे थे. किसकी साइड से? अपने मास्टर की साइड से. इनके मास्टर कौन थे? मोहम्मद गौरी. ठीक है बात. मोहम्मद गौरी ने इंडिया के जितने भी पार्ट जीते थे उनके ऊपर किसको बिठा रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक को. मतलब जितनी भी टेरिटरीज मोहम्मद गौरी ने जीती थी, उसका देख रेख करने के लिए वो किसको छोड़ गए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ गए थे. तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो अपनी मास्टर के साइड से बहुत सारे रिबेलियंस को क्रश कर रहे थे जब वो लेफ्टिनेंट थे. ठीक हुई बात. बिफोर हिज एक्सेशन टू द थ्रोन, जब उन्हें ताज मिला, ताज बोले तो जब वो दिल्ली सुल्तान बने, उसके पहले ही ही वॉज ऑलरेडी इन पोजेशन ऑफ मेनी पार्ट्स ऑफ नदर्न इंडिया. नदर्न इंडिया के बहुत सारे पार्ट पे उनके पोजेशंस थे, कंट्रोल था. पर वो कंट्रोल उनका नहीं था बेटा. वो कंट्रोल किसका था बेटा? मोहम्मद गौरी का. पर एक क्या बोलते हैं ना, देख रेख करने के लिए हम जिसको छोड़ जाते हैं वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक. इन्होंने 4 ईयर रूल किया. कितने ईयर रूल किया? ये 1206 में इन्हें थ्रोन मिल गया. 1206 से 1210 तक सिर्फ 4 साल रूल कर पाए. कितने साल रूल कर पाए बच्चा कुतुबुद्दीन ऐबक? सिर्फ 4 साल. ठीक हुई बात. बेटा 4 साल बहुत कम होते हैं. इस 4 साल में इन्होंने बहुत ही जो साउंड सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन का वो एस्टेब्लिश नहीं कर पाए, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम था, है ना. क्योंकि मोहम्मद गौरी की अगर हम बात करें तो वो कभी भी इंडिया पे सीधे रूल नहीं करना चाहता था. वो तो यहाँ से पैसा ले जा के अपने एरिया को डेवलप करना चाहता था. पर फिर भी फाइनली उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को बिठाया यहाँ पर. बाद में स्लेव डायनेस्टी बनती है. कुतुबुद्दीन ऐबक 4 साल रूल करते हैं. पर इन 4 सालों में he did not find time to establish a sound system of administration. एडमिनिस्ट्रेशन का साउंड सिस्टम कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं बना पाते हैं. फिर भी ये 2 मस्जिद बनाते हैं दिल्ली में. पहली होती है क्वातुल इस्लाम मॉस्क्यू, और दूसरी होती है अजमेर में. ठीक है, तो 2 मस्जिद ये बनाते हैं, एक दिल्ली में और दूसरी अजमेर में. इन्होंने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन को भी स्टार्ट करवा दिया था, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया, जो सन इन लॉ थे कुतुबुद्दीन ऐबक के. इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में क्या रिलेशन था? इल्तुतमिश के ससुर जी थे कुतुबुद्दीन ऐबक. ठीक कोई बात. मतलब इल्तुतमिश सन इन लॉ थे कुतुबुद्दीन ऐबक के. क्लियर हुई बात. इस पैराग्राफ में आपको पहली चीज लर्न करना है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कितने ईयर रूल किया? 4 ईयर रूल किया. कब से कब तक? 1206 से 1210 तक. क्या कुतुबुद्दीन ऐबक एक्सेशन के पहले इंडिया में रिनाउंड नहीं थे? तो थे बेटा, रिनाउंड थे, क्योंकि इन्होंने अपने मास्टर के लिए बहुत सारे रिबेलियंस को, रिवोल्ट्स को इंडिया में क्रश किया था. नॉर्थ इंडिया के डिफरेंट पार्ट में इनके पोजेशंस थे. ठीक है, चलो अब हम आएंगे इल्तुतमिश पे. इल्तुतमिश जो किसान इन लॉ थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, उनका रूल स्टार्ट होता है 1211 में और ख़त्म होता है 1236 पे. एक अच्छा खासा टाइम, 25 साल ये रूल करते हैं. देखो 1236 से अगर हम माइनस करें 1211 को तो कितना मिलेगा बेटा? 25, है ना. तो 25 साल रूल किए हमारे इल्तुतमिश. कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज सक्सीडेड बाय आराम शाह. कुतुबुद्दीन ऐबक को सक्सीड किसने किया? आराम शाह ने किया. ये 10 से 11 एक ही साल रूल कर पाए. बट द नॉबल्स कंस्पायर्ड अगेंस्ट हिम. देखो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सीधे इल्तुतमिश रूल नहीं करने आ गए थे, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है 10 में, है ना.
पर 11 में बोलते हैं तो तुमिश, तो ये बीच का जो 1 साल था, बीच साल में 1 साल किसने रूल किया बीच के 1 साल में, तो वो किया आराम शाह ने। पर जो नॉबल्स थे पहले, जैसे आज हम बोलते हैं ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे ही पहले राजा के दरबार में ये जो नॉबल्स होते थे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। तो इन नॉबल्स ने षड्यंत्र रचा। कॉन्स्पिरेंसी का मतलब क्या होता है? षड्यंत्र। किसके अगेंस्ट में षड्यंत्र रचा? आरम शाह के अगेंस्ट में षड्यंत्र रचा और उसे रिप्लेस कर दिया अल्तुतमिश से, हु इज़ रिगार्डेड एज द रियल कंसोलिडेटर ऑफ टर्किश कॉन्क्वेस्ट। और इल्तुतमिश को ये माना जाता है कि ये रियल कंसोलिडेटर थे जिन्होंने टर्किश कॉन्क्वेस्ट को, टर्किश रूल को इंडिया में एस्टेब्लिश किया हो। वो कौन थे? इल्तुतमिश। ठीक हुई बात। हम इल्तुतमिश के रिगार्ड में आगे पढ़े उसके पहले ये कॉइन है जो सिल्वर के थे, जो किसके टाइम में चलते थे? इल्तुतमिश के टाइम में चलते थे। तो टर्किश रूल को अगर इंडिया में किसी ने कंसोलिडेट किया तो वो कौन? इल्तुतमिश। इन्होंने दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया एंड वॉज द फर्स्ट टर्किश रूलर टू इंट्रोड्यूस प्योरली अरबिक कॉइनेज। और ये पहले ऐसे रूलर बने जिन्होंने प्योरली अरबिक कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया। ठीक कोई बात। फिर तो तुम इसके अकाउंट में पहली बात जो जाएगी कि वो 25 साल रूल किए। दूसरी बात, इन्होंने टर्किश रूल को इंडिया में कंसोलिडेट किया। तीसरी बार, इन्होंने प्योरली अरबिक कॉइनेज को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। फाइंडिंग हिज सन्स इनकॉम्पिटेंट। इल्तुतमिश को लगने लगा था कि इसके जो बेटे हैं वो बहुत ही इनकॉम्पिटेंट हैं, असमर्थ हैं, असक्षम हैं, वो प्रॉपरली रूल नहीं कर पाएंगे। तो इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रज़िया को सुना अपने सक्सेसर के रूप में। इल्तुतमिश ये बोलते थे कि यार भाई, मेरे जो बेटे हैं वो इतने लायक तो नहीं हैं, तो मुझे नया रूलर चुनने के लिए अगर मैंने अपने बेटों में से किसी एक को चुन लिया तो मेरा जितना भी ये इतना बड़ा एम्पायर है तो सब कोलैप्स कर जाएगा। इससे बेटर है मैं किसको चुन लेता हूँ? अपनी लड़की को। तो उन्होंने रज़िया को चुन लिया अपना सक्सेसर। अब रज़िया को पढ़ेंगे तो रज़िया अभी बच्चा सिर्फ 4 साल रूल कर पाती हैं। रज़िया सुल्तान 1236 में तो रूल करना स्टार्ट करती हैं और 1240 में इनका रूल ख़त्म हो जाता है। सिर्फ 4 साल के छोटे टाइम में रज़िया सुल्तान रूल करती हैं। रज़िया बहुत ब्रेव होती हैं, अपनी आर्मी को भी लीड करती हैं बैटल फील्ड में। जब भी बैटल हो रहा होता है तो रज़िया उस बैटल फील्ड में अपनी आर्मी को लीड करती हैं, बहुत बहादुर होती हैं। पर जो टर्किश नॉबल होते हैं वो गैंगिंग अप करने लगते हैं अगेंस्ट, और पूरा गैंग बना लेते हैं और गैंग बना के रज़िया सुल्तान के अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। ये जो टर्किश नॉबल होते हैं इनको एक ही बात प्रॉब्लम देती है, वो ये कि हम एक लेडी के अंदर कैसे काम कर रहे हैं, हम इस लेडी की बातें क्यों सुने। तो वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि रज़िया सुल्तान ज़्यादा दिन तक रूल करे, और इसीलिए इन लोगों ने कॉन्स्पिरेंसी की, पूरा गैंग बना लिया अगेंस्ट रज़िया। बट जो टर्किश नॉवल्स थे उन लोगों ने गैंगिंग अप करके रज़िया को हराने की कोशिश की। शी वॉज डिफीटेड बाय अल्तुनिया। और किसने हराया रज़िया को? अल्तुनिया ने। गवर्नर ऑफ सरहिंद, सरहिंद की गवर्नर अल्तुनिया ने हरा दिया किसको? रज़िया को। शी लेटर मेरिड अल्तुनिया। और बाद में उन जो रज़िया थी उनकी शादी हो जाती है अल्तुनिया से। पर जो नॉबल्स होते हैं वो उन दोनों के अगेंस्ट में प्लानिंग करते हैं और उन दोनों को साथ में 1240 में मार देते हैं। फिर से ध्यान से सुनो, क्योंकि इल्तुतमिश को अपने बेटों पे ज़्यादा भरोसा नहीं था तो वो अपनी बेटी रज़िया को रूलर बना देता है, मतलब सक्सेसर बना देता है। 1236 से 1240 4 साल रज़िया रूल करती हैं। रज़िया बहुत ब्रेव रहती हैं, अपनी आर्मी को लीड करती हैं। पर जो नॉवल्स होते हैं वो उनके अगेंस्ट में प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, गैंग अप हो जाते हैं। तो जो रज़िया होती है उससे पहले हराते हैं अल्तुनिया, जो कि गवर्नर होते हैं सरहिंद के, और बाद में अल्तुनिया ही शादी कर लेते हैं रज़िया से। पर जो नॉबल्स होते हैं उन्होंने इन दोनों की शादी भी पसंद नहीं आती है। रज़िया तो पहले ही पसंद नहीं आ रही थी तो वो दोनों का मर्डर कर देते हैं 1240 में। ये पोएट्री किया गया है रज़िया सुल्तान को। नाउ नासिरुद्दीन महमूद। बेटा नासिरुद्दीन मोहम्मद किंग बनते हैं, सुल्तान बनते हैं 1246 में। और कब तक बने रहते हैं सुल्तान? 1265 तक।
पहले तो 6 साल इंटरनल स्ट्राइक चलता रहता है कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, कोई एक डिसीजन नहीं हो पाता। 6 साल की लड़ाई के बाद नासिरुद्दीन महमूद को ताज मिल जाता है 1246 में। मतलब हम रजिया सुल्तान के डेथ की बात करेंगे। रजिया सुल्तान के डेथ के बाद 6 साल तो प्रॉब्लमेटिक ईयर रहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, मैं राजा मैं राजा मैं राजा। पर नासिरुद्दीन महमूद फाइनली राजा बन जाते हैं 1246 में। ये जो नए नए राजा होते हैं ना नासिरुद्दीन मोहम्मद, ये बहुत ही प्लेजर लविंग होते हैं, आराम पसंद होते हैं। डांस चलता रहे, लड़कियां डांस करती रहें, म्यूज़िक चलता रहे, अल्कोहल आती रहे, बस इन्हें यही चाहिए था। बहुत प्लेजर लविंग थे, वीक भी थे, बहुत कमज़ोर राजा थे। वीक नॉट इन द सेंस की बॉडी लैंकी थी, वीक मीन्स मतलब बहुत बहादुर नहीं थे, ब्रेव नहीं थे। तो इन्होंने अपना पूरा के पूरा एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथों में दे दिया था? घियासुद्दीन बलबन के हाथों में दे दिया था। जो घियासुद्दीन बलबन थे वो 40 बोले तो एक ग्रुप होता था जिसे हम कहते थे चालीसा। 40 मतलब 40 टर्क्स होते थे, इसमें लीडिंग टर्क्स होते थे जिनकी उस कोर्ट में बहुत ज़्यादा चलती थी। चालीसा ग्रुप ऑफ 40 पीपल, 40 टर्किश नॉबल, जो लगभग कोर्ट को अपनी तरीके से ही मैनिपुलेट करते रहते थे। तो उनके ही लीडर थे घियासुद्दीन बलबन, जिनके हाथों में पूरा काम सौंप देते हैं नासिरुद्दीन। अब हमारे बलबन रूलर बनेंगे। तो जो बलबन थे उनका टाइम स्टार्ट होता है 1266 से और ख़त्म होता है 1287 पे। ये 21 ईयर रूल किए, 21 साल रूल करते हैं हमारे बलबन। बलबन के हाथों में पावर आ जाती है 1266 में और 1287 तक ये पावर हाथ में रखते हैं। जब महमूद की डेथ हो जाती है 1266 में तो बलबन को थ्रोन मिल जाता है। ये बहुत ही स्टर्ननेस, सीवियरिटी की पॉलिसी को अडॉप्ट करता है। कौन? बलबन। अब बेटा ये जो वर्ड है स्टर्ननेस, मतलब बहुत ही कड़ाई से, सीवियरिटी कठोरता से, मतलब बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से रूल बलबन ने स्टार्ट किया कि आप सांस लेने को भी ऐसा समझो कि आपको फ्रीडम मिली हुई है ना। बिल्कुल ये नहीं होगा, ये होगा, ये ऐसे ही होगा, बहुत कठोरता से बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसीजन लेके रूल कर रहे थे। कौन? बलबन। इन्होंने ऑर्डर को एस्टेब्लिश किया अपने नेबरहुड ऑफ दिल्ली, दिल्ली के आसपास का जो एरिया था वहाँ पर भी प्रॉपर ऑर्डर इस्टेब्लिश कर दिया। इंस्टिल्ड फियर इन द माइंड्स ऑफ टर्किश नॉवल, ये जो टर्किश नॉवल थे चालीसा, जिनका ग्रुप एक इन्फ्लुएंशियल ग्रुप माना जाता था, जो किंग मेकर की तरह काम करते थे। राजा बनाना और राजा मिटाना इन टर्किश नॉवल के हाथ में था। इनके दिमाग में भी ऐसा डर भर रखा था हमारे बलबन ने कि भैया हमारे साथ भी कुछ भी हो सकता है। टर्किश नॉबल्स बाय इन्फ्लिक्टिंग सीवियर पनिशमेंट ऑन देम, वो टर्किश नॉबल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा सीवियर पनिशमेंट को लगा दिया करता था। इवन फॉर स्लाइट ऑफेंसेस, अगर छोटे छोटे भी कोई ऑफेंसेस मतलब गलतियाँ, मतलब हाँ गलती ही समझ लो आप, कुछ गलत काम हो जाना। स्लाइट मतलब छोटी अगर कोई गलती हो जाए उस पर भी सीवियर पनिशमेंट देते थे टर्किश नॉवल को। कौन? बलबन। तो टर्किश नॉवल भी डरे हुए थे। सम ऑफ देम वर इवन पब्लिकली फ्लॉग्ड, मतलब वो चालीसा, वो टर्किश नॉवल जो अपने आप को पता नहीं क्या समझते थे, उनके दिमागों में भी इतना डर भर दिया था, उन्हें पब्लिकली सज़ा दे देकर। सम ऑफ देम वर इवन पब्लिकली फ्लॉग्ड, कुछ को तो कोड़े मारे, वो भी पब्लिकली, सारे लोगों को बुला लिया और उसके सामने कोड़े, आप लोगों ने सुना होगा ना एक कोड़े मारना, चाबुक मारना, इस तरीके का वो रहता है। उससे मारते हैं लोगों को, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में मुझे नहीं पता, कोड़ा बोलते हैं या चाबुक बोलते हैं। तो उससे उन्होंने अपने चालीसा के लोगों को, मतलब ग्रुप ऑफ 40 के जो लोग थे टर्किश नॉवल थे, उन्हें मारना स्टार्ट कर दिया पब्लिकली। पब्लिकली मारा। जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स थे उनको स्ट्रांगली गैरिसन किया गया, वहाँ पर गैरिसन टाउन बनाए गए, वहाँ पर आर्मी को मतलब मिलिट्री को पोस्ट किया गया। बिकॉज ऑफ द मंगोल एवर हैमरिंग ऑन द इंडियन फ्रंटियर्स, डर था कि ये जो मंगोल्स हैं ये कभी ना कभी तो इंडिया पे अटैक करेंगे, और छोटा मोटा ये हमेशा कुछ करते रहते हैं। तो इनको बहुत ऐसा था कि यार हमें हमारे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को तो सिक्योर करना ही है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स कौन से होते हैं बेटा? ये वाला जो एरिया होता है इसी को कहते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स। हमारे नॉर्थ में मेजर अटैक इसी वाले एरिया से हुआ, ईरान, इराक, ये लोग यहीं से इधर अटैक करने आते थे। पर्शियन,
अ, है ना, यहीं से अटैक करने आते थे। तो ये नॉर्थ वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस पे बहुत ही बढ़िया तरीके से गैरिसन टाउन बनाए गए, उन्हें गैरिसन किया गया, वहाँ आर्मी के चेक पोस्ट बना दिए गए, नेवी को रख मतलब नेवी नहीं सॉरी मिलिट्री को रखा गया, उनके रहने की व्यवस्था की गई बिकॉज ऑफ द मंगोल एवर हैमरिंग ऑन इंडियन फ्रंटियर। क्योंकि इन लोगों को पता था, बलबन को पता था कि मंगोल्स चाहते हैं इंडिया में आना, इंडिया को लूटना, इंडिया के ऊपर रूल करना। बलबन की डेथ हो जाती है 1287 में। बलबन कब मर जाते हैं बच्चा? 1287 में। अब हम पढ़ेंगे बेटा द खिलजीज। खिलजीज का रूल स्टार्ट होता है 1290 में, खत्म होता है 1320 पर। ठीक, कोई बात? खिलजी डायनेस्टी रूल करना स्टार्ट करती है 1290 में और इसका रूल खत्म होता है 1320 पे। ठीक है। बलबन के जो सक्सेसर थे बच्चा बहुत वीक थे। बलबन बहुत स्ट्रांग था, एबल एडमिनिस्ट्रेटर था, बढ़िया सा स्पाई सिस्टम इसने बना रखा था। पर बलबन के जो सक्सेसर्स थे बेटा वो वीक थे, उतने स्ट्रांग नहीं थे, एबल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे। बलबन का खुद का जो ग्रैंडसन था, मतलब जो पोता था जिसका नाम था कैकुबाद, उसको मार दिया गया, उसका मर्डर हो गया। कब मर्डर हो गया? 1290 में उसका मर्डर हो गया। और जो सल्तनत थी किसके हाथों में चली गई? खिलजीज के हाथों में चली गई। ठीक है। और ये जो खिलजीज थे ये क्लान थी बच्चा, जिसके मेंबर पूरे इंडिया में स्कैटर्ड थे, जगह जगह खिलजी क्लान के लोग थे। जलालुद्दीन खिलजी ने कब से कब तक रूल किया? 1290 से 1296 तक 6 इयर्स रूल किया हमारे जलालुद्दीन खिलजी ने। ध्यान रखना, बलबन का जो पोता था उसका नाम था कैकुबाद। कैकुबाद का मर्डर होता है 1290 में। अल्टीमेटली सल्तनत किसके पास में आ जाती है? खिलजीज के पास में आ जाती है। खिलजी क्या है? एक क्लान है बेटा। ठीक है। और ये जो क्लान है इसके लोग जो हैं वो पूरे इंडिया में फैले हुए थे। स्कैटर्ड मतलब होता है फैले हुए होना। तो जो जलालुद्दीन खिलजी था उसने खिलजी वंश की, खिलजी डायनेस्टी की स्थापना की। और कब से कब तक रूल किया? 1290 से 1296 तक रूल किया। ये पहला रूलर था खिलजी डायनेस्टी का। कौन पहला रूलर था? जलालुद्दीन। पर बेटा ये सिर्फ 6 इयर्स ही रूल कर पाए और बहुत इम्पोर्टेंट कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज नहीं ला पाए गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में। बेटा देखो, हर चीज़ को कंप्लीटली चेंज करने के लिए, उसमें इम्पोर्टेंट चेंजेस लाने के लिए टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। और इतने शॉर्ट पीरियड में, इतने ब्रीफ पीरियड में ये बहुत ज़्यादा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल और पर्सनेल और स्ट्रक्चर चेंज कोई भी नहीं ला पाए गवर्नमेंट ने। ना ही तो पर्सनेल लेवल पे ला पाए एम्प्लॉय को लेके, ना ही तो गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में इन्होंने कोई चेंज किया। ठीक है। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी को। ये नेप्यू थे, नेप्यू भी थे जलालुद्दीन खिलजी के और बाद में सन इन लॉ भी बन गए। मतलब जलालुद्दीन खिलजी की जो बेटी थी उसकी शादी अलाउद्दीन खिलजी के साथ होती है। तो जलालुद्दीन के नेप्यू और जलालुद्दीन के सन इन लॉ थे अलाउद्दीन खिलजी। इन्हें ताज मिलता है अपने ही चाचा को मारकर। ये खुद ही मार देते हैं जलालुद्दीन को। समझ में आई बात? ये अपने चाचा को खुद ही मार देते हैं और मारने के बाद खुद बन जाते हैं सुल्तान। और जैसे ही चाचा की को मारते हैं, थ्रोन इनके पास आता है, उसके बाद ही ये कॉन्क्वेस्ट पे निकल पड़ते हैं। मालवा को लूटते हैं, गुजरात को लूटते हैं, राजपूत रूलर्स को हरा देते हैं। तो ही रेडेड मालवा, गुजरात, डिफीटेड राजपूत रूलर्स ऑफ रणथंबोर। मतलब अलाउद्दीन की बहुत एम्बिशियस था। ठीक है। और जैसे ही उसको ताज मिलता है ज़्यादा दिन तक वेट नहीं करता, फटाफट पहला मालवा, दूसरा गुजरात, तीसरा राजपूत ऑफ रणथंबोर, राजपूत ऑफ चित्तौड़, चित्तौड़ के राजपूतों को हराया, रणथंबोर को हराया। 4 वेल्दी किंगडम डेक्कन की, इन्हें भी अपनी साइड में कर लिया। यादव्स ऑफ देवगिरी, ककटिया ऑफ वरंगल, होयसालास ऑफ द्वार समुद्र एंड पंड्या किंगडम एंड इट्स कैपिटल मदुरई। और बेटा ये जो सोच थी किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की, कि अब मुझे डेक्कन जाना है, डेक्कन की किंगडम्स को जीतना है, भले वो देवगिरी हो, वरंगल हो, द्वार समुद्र हो या मदुरई हो। अब तक कोई भी नॉर्थ इंडिया की आर्मी या नॉर्थ इंडिया का जो राजा है यहाँ तक नहीं पहुँच पाया था, एक्सट्रीम साउथ पेनिनसुला तक नहीं पहुँच पाया था। ये जो टास्क था कि डेक्कन को जीतना है, इसके लिए इन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग
ट्रस्टेड कमांडर को जॉब में रखा कि भैया यार मुझे तो साउथ चाहिए, मुझे तो द्वार समुद्र भी चाहिए, मुझे मदुरई भी चाहिए, मुझे वरंगल भी चाहिए। उसके लिए इन्होंने चुना एक बहुत ही एबल एंड ट्रस्टेड मिलिट्री कमांडर जिसका नाम था मलिक काफूर। और मलिक काफूर पे विश्वास करना बहुत ही अच्छा डिसीजन रहा किसके लिए, अलाउद्दीन खिलजी के लिए। मलिक काफूर कैप्चर्ड एन इमेंस बूटी, बूटी मतलब खजाना। मलिक काफूर बहुत बढ़िया खजाना लेके आए, हंड्रेड्स ऑफ एलिफेंट लेके आए, थाउजेंड्स ऑफ फोर्सेस लेके आए, 100 से ज़्यादा हाथी लेके आए, हज़ारों नंबर में घोड़े आ गए, गोल्ड आया, ज्वेल्स आया। मतलब मलिक काफूर को डेक्कन की जिम्मेदारी देना अलाउद्दीन खिलजी का बहुत बढ़िया डिसीजन साबित हुआ। भर भर के बहुत सारी चीज़ें लेके आए मलिक काफूर, भले वो हाथी हो, घोड़ा हो, सोना हो, ज्वेलरी हो, बट जो सदर्न इंडिया था उसे एनेक्स तो नहीं कर पाए। ठीक है, एनेक्स करना मतलब जीतना बात अलग होती है, लूटना बात अलग होती है, जीत तो नहीं पाए। इट्स रूलर हैड टू एक्नॉलेज द लॉर्डशिप ऑफ दिल्ली सुल्तान। इन लोगों ने दिल्ली सुल्तान की लॉर्डशिप को एक्सेप्ट कर लिया। देखो पूरी तरह नहीं जीत पाए पर ये लोग लॉर्डशिप एक्सेप्ट कर लिए दिल्ली सुल्तान की, और कहे कि भाई हम तुम्हें ईयरली ट्रिब्यूट दे देंगे, आप बस हमें शांति से प्रोटेक्शन के साथ यहाँ पर रहने दो, हम आपको साल भर में जो भी कुछ आपका लगता होगा वो दे देंगे और आपकी लॉर्डशिप को एक्सेप्ट करते हैं। जब अलाउद्दीन रूल कर रहे थे तो मंगोल्स ने फिर इंडिया पे अटैक करना स्टार्ट किया, इंडिया को लूटना चालू किया, बट दे वर डिफीटेड, पर वो हार गए। तो अलाउद्दीन खिलजी के अकाउंट में एक +1 बात जाती है, वो ये है कि मंगोल्स से इन्होंने कुछ टाइम के लिए इंडिया को बचाए रखा। ये पोर्ट्रे है अलाउद्दीन खिलजी का। नाउ अलाउद्दीन्स रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। बेटा जो अलाउद्दीन थे उन्होंने सीरीज़ में सुधार किए, रेवेन्यू सिस्टम में भी सुधार किए, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में भी सुधार किए। क्यों किए? क्योंकि ये अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना चाहते थे। इन्होंने मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स, मुस्लिम क्लरिक्स को जो लैंड ग्रांट्स मिलती थी उसे रोक दिया। ठीक है, बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं भैया ऐसा कुछ तुम्हें नहीं मिलेगा। तो बेटा मुस्लिम्स को भी नाराज कर दिया, जितनी भी लैंड ग्रांट्स मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स को मिल रही थी, मुस्लिम क्लैरिक्स को मिल रही थी, वो सब बंद कर दी। और जो ट्रीटमेंट हिंदू लैंडलॉर्ड्स को दिया जैसे कि मुकद्दम्स और चौधरीज को, वो भी बहुत हार्श था। सुल्तान ट्राई कर रहे थे कि भाई जितने भी प्राइजेस हैं गुड्स के उसको भी वही रेगुलेट करें, कौन सी चीज़ किस दाम से मिलेगी ये भी कौन डिसाइड करे, अलाउद्दीन खिलजी। मुस्लिम क्लैरिक्स नाराज़, मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स नाराज़, क्योंकि उन्हें जितनी भी लैंड ग्रांट्स मिली हुई थी वो सारी रिवोक कर दी, मना कर दी, रद्द कर दी। हिंदू लैंडलॉर्ड्स के साथ जो ट्रीटमेंट था वो भी गलत था, वो भी बेचारे नाराज़, और प्राइस जो थे उसे भी वही कंट्रोल करना चाह रहे थे। मार्केट कंट्रोल कैसे कर रहे थे या मार्केट रेगुलेशंस कैसे थे अलाउद्दीन के टाइम में, वो देखो। कंट्रोल ऑफ द मार्केट वॉज एन एस्टोनिशिंग अचीवमेंट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का एक बहुत बड़ा, बहुत ही प्यारा अचीवमेंट था कि वो मार्केट को कंट्रोल कर पाए। इनके पास बहुत बड़ी आर्मी थी और उसका जो पे था वो बहुत कम था, मतलब आर्मी को जो सैलरी दी जा रही थी वो कम थी और बहुत सारे लोग आर्मी में थे। तो ये उस अलाउद्दीन खिलजी को इंश्योर कराना था कि भाई वो जो उसकी आर्मी है ना, उनके में जो लोग हैं, उनकी जो फैमिली है, उनको कम से कम एसेंशियल कमोडिटीज़ तो मिल जाए, क्योंकि उनकी पे बहुत कम है तो वो अपनी फैमिली का खर्चा कैसे उठाएंगे अगर प्राइजेस ज़्यादा होंगे। तो इसीलिए उन्होंने प्राइजेस को कंट्रोल किया एसेंशियल कमोडिटीज़ के, और उन्हें लो प्राइजेस में अवेलेबल करवाया। इन्होंने किस किस चीज़ के प्राइजेस को रेगुलेट किया? पहली बात तो फूड ग्रेन, अनाज, दाल चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा, शुगर, शक्कर, कुकिंग ऑयल मतलब तेल, शक्कर, अनाज, कपड़े, घोड़े, कैटल, गुलाम, और दूसरी जितनी भी बेसिक नेसेसिटी की चीज़ थी सबके दामों को कंट्रोल किया। जो ट्रेडर्स थे उन्हें कमोडिटीज़ उस फिक्स रेट पे ही बेचनी पड़ती थी। ठीक है, दीज रेगुलेशन वर एनफोर्स बाय टू ऑफिसर्स। 2 ऑफिसर्स होते थे जो इन रेगुलेशंस को एनफोर्स करते थे, एक था दीवान ए रियासत और दूसरा था, कौन है बेटा ये, दीवान ए रियासत, और दूसरा शहनाए मंडी। तो शहना ए मंडी और दीवान ए रियासत, ये 2 ऑफिसर थे जो ये सारे रेगुलेशंस को रेगुलेट करते थे। जो भी व्यक्ति इन रेगुलेशंस को वॉयलेट करता था, नियमों को तोड़ता था, उसको तो भयंकर पनिशमेंट मिलती थी। अगर हम ब्रीफ में बोले तो जो अलाउद्दीन था वंस मोर रिवाइव द प्रेस्टीज एंड पावर इफ नॉट द डिग्निटी ऑफ कोर्ट ऑफ बलबन।
इसने प्रेस्टीज पावर जो सल्तनत की थी वो वापस लेके आया। और ऐसे बिलीव हम कर सकते हैं कि जो मोनार्क की पावर होनी चाहिए, जो मेजेस्टी होनी चाहिए, कि भैया जो भगवान है उसका रिप्रेजेंटेटिव है मोनार्क। जो मोनार्क है वो रिप्रेजेंटेटिव है गॉड का। इस तरीके की इमेज को क्रिएट अगेन किसने कर दिया? अलाउद्दीन ने। ठीक है, कोर्ट की डिग्निटी को वापस लेके आए। इनके अकॉर्डिंग, अलाउद्दीन के अकॉर्डिंग, जो राजा होता है वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता है, इसलिए उसको बहुत रेस्पेक्ट करना चाहिए। और इन्होंने उसकी रिस्पेक्ट अपनी करवाई भी, मतलब एक दमदार शासक थे। अब हम लोग बेटा पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी को पार्ट 3 में। ठीक, कोई बात, किसको पढ़ेंगे? तुगलक डायनेस्टी को पार्ट 3 में पढ़ेंगे।